अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री रजनी राजा कलाश्रेष्ठम विजयनगरम नृत्य की प्रस्तुति के लिए। बाल गोपाल कृष्ण पाहि पाहि नीलमेघ से वीर नीलमेघ से वीर नीलमेघ से वीर नीलमेघ से वीर नित्यानंदं देहि बाल नंद बाल गोपाल कृष्ण पाहि पाहि नीलमेघ से वीर नीलमेघ से वीर नीलमेघ से वीर नित्यानंदं देहि बाल नंद बाल गोपाल कृष्ण पाहि पाहि नीलमेघ शरीर नित्यानंदं देहि नीलमेघ शरीर नित्यानंदं देहि नीलमेघ शरीर नित्यानंदं देहि बाल नंद बाल गोपाल कृष्ण पाहि पाहि नीलमेघ शरीर नीलमेघ शरीर नित्यानंदं देहि नित्यानंदं देहि बाल गोपाल कृष्ण पाहि पाहि कलभ सुंदर गमन कस्तूरी शोभित नयन कलभ सुंदर गमन
बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है। परमात्मा की किरण और हमारे देश की किरण बहन और हम सब की अति स्नेही, जिन्होंने देश की बेदी पर अपने आप को खड़ा कर दिया। आपसे मुलाकात 2001 में हुई थी जब बैंगलोर से दिल्ली रैली में गए थे। मैंने आपके साथ फ़ोटो खिंचवाया था लेकिन कैमरा ख़राब हो गया था। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपके साथ मैं उस मंच पर हूँ और आपका परिचय दे रही हूँ। बचपन से जब आपको देखती थी आपके समान बनने की इच्छा होती थी, लेकिन आध्यात्म की बेदी पर अपने को समर्पण किया, इस बात की मुझे बहुत बहुत खुशी है। तो मैं आदरणीय किरण बहन के लिए यही कहना चाहती हूँ कि चेहरे पर अश्कों की लकीर बन गई, जो न चाहा था वही तस्वीर बन गई। हमने तो रेत पर चलाई थी उंगलियाँ, देखा तो आपकी तस्वीर बन गई, देखा तो आपकी तस्वीर बन गई। आमंत्रित करती हूँ ऑनरेबल श्रीमती किरण बेदी जी को, उपराज्यपाल पांडिचेरी। ओम शांति। मेरे परम आदरणीय भाइयों और बहनों, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सारे ब्रह्म कुमारी परिवार का, विश्व परिवार का, जिन्होंने आज मुझे माउंट आबू में बुलाया, आबू रोड बुलाया और माउंट आबू बुलाया। 45 साल के बाद मैं मानती हूँ कि बहुत अच्छे इनविटेशन पहले बार बार आते रहे, लेकिन भाग्य की बात है, समय की बात है कि नज़दीक होते हुए मैं नहीं आई, लेकिन आज दूर से पौंडीचेरी से आई हूँ 45 साल के बाद। मैं 45 साल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि माउंट आबू में नेशनल पुलिस एकेडमी थी, तो 1972 में मैं यहाँ आकर भर्ती हुई थी और यहाँ मेरी पहली ट्रेनिंग पुलिस की यहीं हुई थी। बहुत मन करता था वापस अपने पुलिस ट्रेनिंग नेशनल पुलिस एकेडमी वापस आने का। इनविटेशन एक बारी नहीं, बहुत बारी आया, अपनी बहनों से आया, भाइयों से आया, लेकिन समय की बात है, अपने आप से भी पूछना ज़रूरी है पहले क्यों नहीं आई। मैं एक और कारण भी आई हूँ यहाँ, मुख्य कारण आभार प्रकट करने आई हूँ। आभार तमाम भाइयों और बहनों का, ब्रह्म कुमारी भाइयों और बहनों का, जिन्होंने सारा जीवन मेरे साथ साथ निभाया है। कहाँ से शुरू हुआ? जब मैं स्कूल में थी, अमृतसर की शहर की लड़की हूँ, तब मैं बहनों को देखती थी सफ़ेद पोशाक में, पवित्रता की मूर्ति में सेवा करती थी समाज में। तब मैं एज ए स्कूल गर्ल आपको देखती थी और मुझे मालूम था कि ब्रह्म कुमारी बहनों का और भाइयों का कितना असर होता है जब वो किसी के साथ संपर्क करते हैं। मैंने देखा था, इसलिए मुझे पहली याद आती है 1993 में जब मैं इंस्पेक्टर जनरल प्रिजन तिहाड़ जेल बनी थी। पहले 2 दिन में जब मैं 10,000 कैदियों को दिल्ली में देखती थी और मैं देखती थी कि कितने असंतुष्ट हैं। एज ए पुलिस ऑफिसर तो मैं देखती थी, लेकिन मुझे उनके हल नहीं पता थे कि मैं इनको सल्यूशन क्या दूं, इनको दवा क्या दूं। दवा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन दवा तो मैं दे सकती हूँ कहीं से कहीं, कहाँ से दवाई लाऊं। तो मैं दूसरे ही दिन मैंने ध्यान में आया कि मैं वापस अपनी बहनों के पास क्यों नहीं जाऊं, क्यों नहीं ब्रह्म कुमारी को तो फिर से प्रार्थना करूं, सारी संस्था को, कि क्या अपनी ये जेल को संभाल सकते हो। तो मुझे याद है कि बिल्कुल तिहाड़ जेल के नज़दीक हमारी हरिनगर की शाखा है, वहाँ मेरी बहन शुक्ला, और वो भी अमृतसर की हैं, और मैंने उनसे संपर्क किया। उन्होंने एक दिन भी नहीं ज़ाया किया और वो अगले दिन अपनी फ़ौज के साथ जेल के अंदर आ गए। और मेरी बहन शुक्ला और इन्होंने रोज़ शाम को बिना रुकावट के वहाँ सत्संग किया। साथियों, कमाल का चमत्कार मैंने देखा। लड़ाई झगड़े कम होने लगे, द्वेष खत्म होने लगे, बदले की भावना खत्म होने लगी, तंबाकू और सिगरेट पीना
कम होने लगा और एक नई विचारधारा जेल के अंदर आई। लेकिन मेरा साथ आपका सिर्फ जेल तक नहीं सीमित रहा। फिर मैं पुलिस ट्रेनिंग में जब गई, वही सिचुएशन मैंने पुलिस ट्रेनिंग में देखी। फिर से मैं अपनी बहनों के पास आई, फिर से ब्रह्म कुमारी संस्था के पास आई कि फिर से मेरी मदद करो। पुलिस ऑफिसर्स भी एक जेल में हैं, क्योंकि वह अपने जेल में हैं। वो तो कैदी शहर के जेल में थे, अपनी तो जेल में थे, इसीलिए अपराध किया था। लेकिन वो उनकी आज़ादी सीमित इसलिए की गई ताकि वो दोबारा अपराध ना करें और समाज सुरक्षित रहे। लेकिन हम पुलिस ऑफिसर्स और हम व्यक्ति अपने आप में भी एक जेल बनाते हैं अपनी विचारधारा से। तो मेरे पुलिस ऑफिसर्स भी तनाव में थे। जब तनाव में रहते हैं तो हम अपने आप को एक जेल बनाते हैं। तो मैंने फिर से अपनी बहनों को रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, वापस आइए। पुलिस ऑफिसर्स को भी आपकी सख्त ज़रूरत है। तो मैं आभार प्रकट करने आई हूँ। आपने मेरा जेल में भी सहायता की, आपने पुलिस ट्रेनिंग में भी सहायता की। उसके बाद स्वयंसेवी संस्थाओं में जब मैं काम करने की अपनी मेहनत करनी शुरू करी, इसी प्रकार आपने स्वयंसेवी संस्थाओं में, गाँव में, स्कूलों, स्लम्स में और जगह जगह आके बच्चों को शिक्षित किया। इसलिए दो आभार, एक कि मुझे आप वापस माउंट आबू लाए हो 45 साल के बाद, और दूसरा जो आपने मेरे काम में जहाँ जहाँ मुझे सफलता प्राप्त हुई, आपका आशीर्वाद रहा और आपकी सेवा रही। मेरे लिए ब्रह्म कुमारी परिवार स्टैंड करता है प्योरिटी के लिए। मेरे लिए आप प्योरिटी की मूर्ति है। ये सारी संस्था, एक एक व्यक्ति, एक एक बहन, एक एक भाई प्योरिटी, स्वच्छता के लिए स्टैंड करता है, सिंप्लिसिटी के लिए स्टैंड करता है, ईमानदारी के लिए खड़ा है। इसलिए तो 80 साल बिना किसी स्कैम के, स्कैंडल के आप इतना फैल गए सारी दुनिया में, जहां आपने एक पहचान बनाई। यही तो मूल्य हैं, यही तो मूल्य हैं जो हमें इस देश का आधार बने हुए हैं और इस देश को बचा रहे हैं। प्योरिटी, सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी, क्योंकि ये है हमारा विश्वास, ईमानदारी, सेवा, तमाम अनथक सेवा, कुर्बानी। आप अपना अपना कई चीज़ें छोड़ के हम लोग समाज में आप सेवा करते हैं। चरित्र, ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, ह्यूमैनिटी, आप मानवता के लिए खड़े होते हैं। आप ब्रह्म कुमारी समाज ऐसा समाज मानवता सिखाता है। मानवता की बात हुई तो मुझे याद है कि जब 20 साल की उम्र में मैंने इंडियन पुलिस सर्विस का इम्तिहान दिया, तो मैंने फॉर्म भरा। इंडियन पुलिस सर्विस का फॉर्म था, उस फॉर्म में था तुम्हारा धर्म क्या है, रिलीजन। तो रिलीजन वक़्त मेरी कलम रुक गई। तब तो मैंने सबको बाकी चीज़ें लिख दी, रिलीजन का मैं क्या लिखूं, क्योंकि मैं अमृतसर में एक कैथोलिक स्कूल, सेक्रेड हार्ट स्कूल से पढ़ी हूँ। मेरी दादी सिख परिवार, मेरे पिता, मेरे डैडी, मेरे दादा और मेरे नानका हिंदू परिवार। वो पहले खूब गाँव को, गायों को खिला के 200 को लोगों को खिला के खाना खुद खाते थे। तो अमृतसर में क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ी। दादी मेरी सिख परिवार, मेरे नाना और मेरे दादा हिंदू परिवार। ये तीनों ऐसे, बाकी समाज तो मुसलमान समाज आसपास था अमृतसर में, तो मिल के सब रहते हैं। तो मैं रिलीजन क्या लिखूं, इंडियन, और उस वक़्त मेरी उम्र 20 साल थी। सोचूं क्या लिखूं। कभी मैं मॉर्निंग में चर्च में भी जाती थी, दादी के साथ दरबार साहब भी जाती थी, नानी के साथ दुर्गाना मंदिर भी जाती थी। और तो मैं क्या लिखूं, तो मैंने लिखा, अंग्रेज़ी में लिखा ह्यूमैनिटी, रिलीजन लिखा ह्यूमैनिटी। और मुझे याद है कि जब मेरी इंडियन पुलिस सर्विस में के लिए इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने बहुत पूछा कि क्या मैंने बनावटी तो नहीं लिख दिया ह्यूमैनिटी नंबर लेने के लिए, क्या मैंने जान के इम्प्रेस करने के लिए तो नहीं लिखा ह्यूमैनिटी। लेकिन मैंने फिर जब इंटरव्यू बोर्ड को बोला कि मैं सच्ची में मानवता में विश्वास करती हूँ, यही संस्कार मुझे मेरे माँ बाप ने दिए हैं और मेरे बड़ों ने दिए हैं। मैं मानवता में विश्वास करती हूँ और ईश्वरीय शक्ति में विश्वास करती हूँ, किसी रूप में भी है। तो मुझे याद है, मेरा विश्वास है
कि मेरा ये जवाब ही मुझे इंडियन पुलिस सर्विस में लाया, क्योंकि इसमें मुझे इंटरव्यू में बहुत नंबर मिले और शायद यही चीज़ मुझे मेरी ज़िंदगी भर के लिए मुझे उसने मिशन दिया। तो साथियों, ब्रह्म कुमारी मेरे लिए प्योरिटी, सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी, ह्यूमैनिटी, प्रेम, लव, क्योंकि आप प्रेम की मूर्ति हैं जहाँ जहाँ आप जाते हैं। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जब मेरी शुक्ला बहन और इनकी मेरी बहनें जेल में आती थी, किस प्रकार हर व्यक्ति इनके पांव छूता था, क्योंकि आप प्रेम देती थी, आप आशीर्वाद देती थी, कंपैशन, आप फॉरगिवनेस भी बहुत देती थी, आप ज्ञान भी देती थी, आप शांति तो हैं ही, क्योंकि आप ओम शांति हमेशा कहते हैं। तो ये मेरे लिए परिवार, यही मूल्य इस देश को और इस दुनिया को चाहिए, जो कि ब्रह्म कुमारी एक उदाहरण है। पिछले 80 ईयर्स से आप इसको गहराई तक आप इसको रूटेड करो, इस मॉरल वैल्यूज़ को इस देश में रूट्स में आ चुकी है, ये रूटेड है, क्योंकि आप हर एक परिवार इस मूल्यों के साथ जुड़ा हुआ है। मैं अपनी 3 छोटी बातें इस इंट्रोडक्शन के बाद रखना चाहती हूँ। एक तो एक सच्ची स्टोरी है। एक सच्ची स्टोरी ये है कि एक सेंटर में एक व्यक्ति गया, जर्नलिस्ट, और वो जर्नलिस्ट जब गया तो उस सेंटर में जो लोग थोड़ी मानसिक कमी के वजह से वो थे, उसको मेंटल होम भी कह सकते हैं, असाइलम भी कह सकते हैं, ऐसा ग्रह था जहाँ लोग मानसिक तरीके से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इलाज करने आए थे। तो एक व्यक्ति फिलॉसफी की बुक पढ़ रहा था, तो वो जर्नलिस्ट उस व्यक्ति के पास गया। उसने कहा कि मुझे लगता है कि तुम इधर इलाज के लिए नहीं आए हो, तुम कुछ और हो, बताओगे तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम किताब पढ़ रहे हो, लगता नहीं है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन तुम क्यों आए हो? तो उसने कहा, और ये सच्ची स्टोरी है, मैं उस व्यक्ति का नाम आपको अभी बताती हूँ वो कौन था। तो फिलॉसफी की बुक पढ़ रहा था। तो उसने कहा, मैं इसलिए यहाँ आया हूँ क्योंकि मेरे पिताजी मुझे कह रहे थे उनके जैसे डॉक्टर बनो, मेरी माँ कह रही थी पिताजी जैसे बनो, और मेरे अंकल कह रहे थे मेरे जैसा धनी बिजनेसमैन बनो, और मेरी बहन कह रही थी मेरे पति जैसे, मेरे जीजू जैसे बनो। सभी जने मुझे कह रहे थे तुम ऐसे बनो या वैसे बनो। मैं परेशान हो गया सुन सुन के। कोई मेरे से ये नहीं पूछ रहा था मैं क्या बनना चाहता हूँ। तो मैं पहले, इसलिए मैं यहाँ आया क्योंकि पहले मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता था। मैं इसलिए उनको छोड़ के आया क्योंकि पहले मैं मानवता सीखने आया, मैं एक इंसान बनना चाहता। उस आदमी का नाम था खलील जिब्रान। उसने कहा, और वो फिलॉसफी की बुक पढ़ रहा था, उसने मानवता का पाठ सीखने आया, मैं मानवता को समझने आया हूँ, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। पहले मैं समझती हूँ इस देश को एक सख्त ज़रूरत है इस मैसेज की। मैंने देखा है 12वीं 9वीं 10th स्टैंडर्ड से ऑनवर्ड्स इतना प्रेशर हमारे नौजवान लड़की और लड़के पर आ जाता है कि तुमने ये प्रोफेशन लेना है, चाहे हुक या क्रुक जी, चाहे 24 घंटे तुम कुछ नहीं और सीखो, परेशान भी आप, कोई मूल्यों की बात नहीं है। तुम पहले मुझे एक प्रोफेशनल बन के दिखाओ ताकि जल्दी गाड़ी मिले, तुम्हारे पास घर हो, तुम्हारी तनख्वाह अच्छी हो, तुम्हारा नाम हो, हम कह सके ये मेरा बेटा है, फलाना इस इंजीनियर है, ये ऑल इंडिया सर्विस का ऑफिसर है, या फलाना। हम इंसानियत, उसको इंसानियत जब बनाएंगे, इंसानियत सिखाएंगे, वो अच्छा इंजीनियर भी बनेगा, अच्छा डॉक्टर भी बनेगा, अच्छा पुलिस ऑफिसर भी बनेगा, अच्छा पॉलिटिशियन भी बनेगा, अठावले साहब जैसा एक कुर्बानी व्यक्ति भी बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? वो कोई भी रास्ता अपना, लेकिन इंसानियत नहीं भूलेगा, इंसानियत के आधार पे उसका काम रहेगा। मेरा यही मैसेज, जो कि इंसानियत आज इस देश को, हर व्यक्ति, हर बच्चे को, इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने योग अभ्यास और योग एजुकेशन लाए, क्योंकि वो जब हम स्कूल में शुरू करेंगे मेडिटेशन से, स्कूल में शुरू करेंगे योग अभ्यास से, शांति से, मैसेजेस से, तो हमें वो मूल्य पहले हमारा आधार बनेंगे, फिर हम लोग अपनी प्रोफेशन की तरफ जाएंगे। ये एक देश परिवर्तन की तरफ जा रहा है। हाल ही में साथियों आपको खुशी होगी कि मेरी पौंडीचेरी गवर्नमेंट ने योग अभ्यास को स्कूल की एजुकेशन के साथ जोड़ने के लिए अनिवार्य एक डिसीजन ले ली है, और हमारी अब स्कूल की एजुकेशन में योग अभ्यास अब एक इंटेग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन है। मैं जब आने से पहले इस ऑर्डर को साइन करके आई
तो ये एक बहुत लंबी शुरुआत है। और जब आप कह रहे थे कि वर्ल्ड शांति पीस कब बनेगा, उसका आधार योग ही होगा। योगा से एक आगे की शाखाएं खुलेंगी। जितना हम योगा को अपना हिस्सा बनाते जाएंगे, उसमें शांति और अपनी स्थिरता लाते रहेंगे, आपका हमारा सबका सपना ज़रूर पूरा होगा। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। कुछ साल जो योग एक रूट है उसके लिए, जो कि जून 21 जून इज़ एन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। जितना ये फैलता जाएगा उतना भला इस देश का, दुनिया का ज़रूर होता जाएगा। उसमें उसका हिस्सा, उसका हक, उसके हम सब एम्बेसडर्स हैं। हम ब्रह्म कुमारी हैं, लेकिन हम योगा के और साथ साथ उसके असली एम्बेसडर्स हैं। क्योंकि हमको जहाँ इंडियन जाता है वो योग के लिए स्टैंड आउट करता है। क्योंकि इंडियन को पता, दुनिया को, वेस्टर्नर को पता है इसको तो योगा आता ही है, क्योंकि ये योग से ही पैदा हुआ है, ये योग से ही उगा है, इसमें सारे संस्कार ही योगा के। इसलिए हमको किसी को कहना नहीं पड़ता कि मुझे योग आता है, सिर्फ हमको उसको योगा अभ्यास और योग को समझना ज़रूरी है। मेरा दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि हम सब समाज सेवा में लगे हैं, लेकिन समाज सेवा के साथ जो पॉलिसी मेकिंग है, हमारी पॉलिसी डिसीजंस हैं, वो है गवर्नमेंट ऑफिसर के हाथ में। हम रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो पावर है, फिनेंशियल पावर है, पॉलिसी मेकिंग पावर है, रूल मेकिंग पावर है, लॉ मेकिंग पावर है साथियों, वो समाज सेवा में नहीं है। समाज सेवा ओपिनियन देता है, समाज सेवा एक प्रेशर बनाता है, लेकिन जो डिसीजन मेकर है वो है गवर्नमेंट ऑफिसर, सरकारी मुलाजिम। दो जने सरकार को के निर्णय लेते हैं। एक तो मंत्री लोग, पॉलिटिशियन, जब वो इलेक्ट होके जाते हैं तो वो उनके पास बजट होता है, कानूनी अधिकार होता है, वो चर्चा करके पब्लिक की राय लेके कानून बनाते हैं। एक तो वह असली अधिकारी पब्लिक सर्विस के, पॉलिसी मेकिंग के होते हैं। हम सबके बस का नहीं है पॉलिटिक्स में जाना, हम सबके बस का नहीं है किसी पार्टी के हिस्सेदार बनना, हम सबके बस का नहीं है इलेक्शन लड़ना। सबकी अपनी अपनी रुचि होती है, सबकी अपनी अपनी ओरिएंटेशन होती है। लेकिन अगर इस देश को बदलना है, अगर इस देश को बदलना है, अब मैं इसको दोबारा इसलिए कह रही हूँ, अगर आज प्रधानमंत्री जी को हमने सफल बनाना है, आज अगर इस देश को हमने एक नई न्यू इंडिया की तरफ ले जाना है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं न्यू इंडिया, न्यू इंडिया हमसे तो बनेगा, समाज सेवकों से तो बनेगा, लेकिन असली बनेगा गवर्नमेंट सर्वेंट से, प्रशासन से, जो कि गवर्नमेंट का अधिकारी है, जो सरकार का मुलाजिम है। पब्लिक सर्वेंट, चाहे वो सिपाही है, चाहे वो डीजीपी है, चाहे वो तहसीलदार है, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी है, चाहे वो इनकम टैक्स का छोटा ऑफिसर है या वो सीनियर मोस्ट ऑफिसर है, वो सभी को अपना हिस्सा बांट देना होगा। तो मुझे आपको क्या कहना है? मुझे ये कहना है कि आप यूनिवर्सिटी हैं, जब तक हम अपने बच्चों को सरकारी प्रशासन के लिए तैयार नहीं करेंगे, और ब्रह्म कुमारी के बच्चे, लड़के हों या लड़की, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, टीचर बने, बिजनेसमैन बने, लेकिन साथ साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जाए, वो इंडियन पुलिस अपनी पब्लिक सर्विसेज में इम्तिहान लें। जब ऐसी विचारधारा के लोग ओहदे पे बैठेंगे, कलेक्टर बनेंगे, एसपी बनेंगे, इनकम टैक्स ऑफिसर बनेंगे, कस्टम्स ऑफिसर बनेंगे, टीचर बनेंगे, प्रोफेसर्स बनेंगे, प्रिंसिपल्स बनेंगे, कोई भी आप प्रोफेशन ले लीजिए, सरकारी मुलाजिम बनेंगे, क्योंकि वो पॉलिटिक्स हर एक के बस का नहीं है। इसलिए मैं ये नहीं कह रही चलो अपने बच्चों को राजनीति में भेजें, क्योंकि राजनीति सबका बस नहीं है। ये एक बहुत अपने तरीके की कुर्बानी और मेहनत मांगता है, अपने तरीके का एक कैरेक्टर मांगता है। लेकिन पब्लिक सर्विस जो है वह मेरिट मांगती है। पॉलिटिकल लाइफ में हमेशा बेस्ट आदमी नहीं इलेक्ट होके आता, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो आता है। जो कई बार जो ज़्यादा गुणवान होता है वो रह जाता है, क्योंकि पब्लिक उसको पहचानती नहीं है। आपको याद है एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे तो वो हार गए थे। तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या उससे ज़्यादा उत्तम और कौन मिल सकता था? लेकिन वो जीते नहीं थे। सो इलेक्शंस में कोई गारंटी नहीं है कि हम लोग हमेशा बेस्ट व्यक्ति, मेरिटोरियस व्यक्ति को ही इलेक्ट करें। हर तरीके के लोग आते हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड के भी लोग आते हैं,
लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति नहीं आ सकता, वो मेरिट से ही आएगा। और उसमें लड़की और लड़के में भी भेदभाव नहीं है, लड़की और लड़के में भी भेदभाव नहीं। मैंने ये देखा है कि हम लोग जो सोशल वर्क में हैं, हम अपनी बच्चियों को और ऐसी इंस्टीट्यूशंस, एक सिविल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज का, पुलिस सर्विसेज का, बैंक सर्विसेज का, ऐसी सर्विसेज का जो हमारे सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं, एक सेंटर खोलें और उस सेंटर में ऐसे ब्रह्म कुमारी, ये जो हमारी नई पनीरी है जो पब्लिक सर्विस में जाना चाहती है, उसको पढ़ाएं, उसको मेहनत करके मेरिट पे जिताएं, उसको सफल कराएं। जब हमारी पनीरी, हमारी ऐसी प्योरिटी, ईमानदारी, सेवा भाव के लोग जब पब्लिक सर्विस में ज़्यादा आने लगेंगे, सब जने काम करने लगेंगे, ईमानदारी देश में बढ़ जाएगी। और कोई गारंटी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि कोई गारंटी होनी चाहिए ईमानदारी की, सच्चाई की, ईमानदारी की और चरित्र की, हमारी पब्लिक सर्विस और एक संवेदनशीलता की, तो उसके लिए तो ये मूल्य उसके साथ जाएं। अभी तो सिर्फ नंबरों की मेरिट है। अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कैरेक्टर नहीं चिना जाता। कैरेक्टर तो तब पहचाना जाता है जब एक गरीब आदमी उस ऑफिसर के सामने आता है, तो क्या वो किस तरीके से उस गरीब आदमी की सेवा करता है, मिलता है कि नहीं मिलता है, उसको समय देता है कि नहीं देता है, उसकी पहचान करता है कि नहीं करता है, उसका काम भी करता है कि नहीं करता है, कि सिफारिश से ही करता है, जिसकी सिफारिश आ गई तो हो गया, जिसकी सिफारिश नहीं आई तो तुम चला गया। यहाँ ये देखता है कि इसकी अगर मैं मदद करूँगा तो मुझे क्या इससे मिलेगा। वो सरकारी काम को बिजनेस बनाता है। सरकारी काम को बिजनेस नहीं बनाना है, सरकारी काम को सेवा देना है। और वो सेवा भाव आधार से आता है, वो नर्चरेंस से आता है, वो अपने माँ बाप से आता है, माँ बाप ने उनको क्या संस्कार दिए, संस्थाओं से आता है। तो मेरा एक सुझाव है, ये सुझाव मैंने पहली बार ही नहीं दिया है। अब मैं जिस संस्थाओं में भी जाती हूँ, मैं उनको यही कहती हूँ, अपनी लड़कियों को, एक मैं पीछे विमेंस कॉलेज में गई और वो विमेन, इतनी लड़कियाँ लायक, बहुत लायक, पढ़ाने में लायक, वो विमेंस कॉलेज था। लेकिन मैंने उनसे पूछा, आप में से कितनी लड़कियाँ गवर्नमेंट सर्विस में जाएंगी, सरकार की सर्विस में जाएंगी? कुछ हाथ नहीं खड़े हुए। क्यों? क्योंकि उनको मालूम नहीं था करियर डेवलपमेंट हम कैसे करेंगे, हमको कौन पढ़ाएगा। हमारे पास पैसे नहीं है दिल्ली में जाके या चेन्नई में जाके या बेंगलोर में जाके या हैदराबाद में जाके या चंडीगढ़ में जाके, जहाँ ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के या स्टेट सर्विसेज के या बैंक्स के या रेलवेज के सरकारी नौकरी हर जगह सेम है, ज़रूरत हर जगह सेम है। वह कैसे जाएं? क्योंकि वो हर प्राइवेट ट्यूशन्स इतना पैसा देना पड़ता है, वो महंगा है, उसमें प्रोफेसर्स होते हैं, वो अपना समय देते हैं, उसकी कॉस्ट है। आप ज़ीरो कॉस्ट पे अगर ऐसे इंस्टीट्यूशंस आप खोलेंगे, संस्थाएं खोलेंगी, मैं समझती हूँ अच्छे लोग आने लग जाएंगे और ऐसी सेवा होने लग जाएगी और आपके विचार, हमारे विचार फैलेंगे। तो ये मेरा दूसरा सुझाव था कि हम अपने बच्चों को, माँ बाप तो हम हैं अच्छे, क्योंकि अच्छी इंसानियत की तरफ जा रहे हैं, हम अपने परिवार को तो अच्छे इंसानियत का एक रोल मॉडल तो देंगे। तो बच्चों को हम मेरिट से, काबिलियत से सरकार की सेवा में लाएं, तो ही देश बदलेगा। न्यू इंडिया सिर्फ पॉलिटिशियन से नहीं आएगा, इम्प्लीमेंटर से आएगा। और इम्प्लीमेंटर जो होता है वो अफसर होता है, जो सेक्रेटेरिएट में बैठता है, चाहे वो किसी भी जॉब का हो। तीसरी चीज़ और लास्ट सजेशन ये है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने मेडिकल केयर के लिए बोला, चाइल्ड हेल्थ के बारे में बोला, न्यूट्रिशन के लिए, लाइंस के लिए बोला। और मेरे परमादरणीय भाई ने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने कुछ 5 पॉइंट्स बोले, उसमें हेल्थ के बहुत इश्यूज थे। लेकिन मेरे मन में एक इशू आया है जो कि मेरे पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस से आया है और वो आता ही आ रहा है। वो ये है कि इस वक्त क्योंकि फैमिलीज छोटी होती जा रही हैं, जो बड़े लोग हैं, जो हमारे दादा दादी हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो उम्र और उनके छोटी फैमिली की होने की वजह से बच्चे बाहर चले गए या घर में नहीं है या सारा दिन बाहर काम करते हैं, अगर वो बीमार होते हैं, उनकी देखभाल के लिए परिवार में कोई नहीं है। और कई तो इतनी ज़्यादा बीमार हैं कि वो है टर्मिनली इल, जैसे कैंसर की प्रॉब्लम्स है, जहाँ कैंसर इश्यूज़ में वहाँ पैलिएटिव केयर चाहिए। पैलिएटिव केयर का मतलब है कि जब हम
हमारे पास दवाई नहीं है तो प्यार मांगता है, केयर मांगता है, सुरक्षा मांगता है, बातचीत मांगता है, दुख बटाना मांगता है, उसको है पैलिएटिव केयर। कई दूसरे देशों में हॉस्पिटल्स खुल चुके हैं, उसमें पैलिएटिव केयर है। साथियों, मैं समझती हूँ हमसे बेटर कोई नहीं है, हमारी बहनों और भाइयों से बेटर पैलिएटिव केयर के लिए कोई भी नहीं है। वो ऑलरेडी उनकी जो पोशाक, उनकी जो प्रेजेंटेशन, उनकी जो पर्सनैलिटी है, वो पैलिएटिव केयर है। अगर हम अपने अपने आस पड़ोस में देखें कि कौन से बड़े लोग हैं, कौन से ऐसे हैं जिनको हमको पैलिएटिव केयर चाहिए, और हम जाके उनका हाथ पकड़ के अपने अपने नेबरहुड में, अपने अपने आस पड़ोस में ये सेवा अगर दे सकें जिसको पैलिएटिव केयर करते हैं, इसके लिए धन के बजट्स नहीं चाहिए, इसके लिए सिर्फ भावना चाहिए, इसमें सिर्फ मानवता चाहिए। ये एक बहुत बड़ी कमी है इस देश में। मैं तीनों चीज़ें वही लाई हूँ जो मैं समझती हूँ वैक्यूम्स हैं, क्योंकि आपके पास, हम सब के पास बहुत सारे विद्वान स्पीकर्स आ चुके हैं। मुझे मालूम नहीं पहले उन्होंने क्या क्या अपने विचार प्रकट किए, लेकिन ये 3 विचार ऐसे समूह, ऐसे परिवार के लिए मैं आपके समक्ष रख रही हूँ कि पैलिएटिव केयर, विच मीन्स इवन द ब्रह्म कुमारीज को टेक अप सीनियर, जो बड़े एज के हैं, जहाँ उनको हेल्प चाहिए, हम उनको होम विजिट में रखें, उनको आशीर्वाद दें, उनका दुख बांटें, उनका दुख दूर करें। आपके जाने से ही उसका आधा दुख दूर हो जाएगा। आज बहुत घरों में, और इंडिया यंग नेशन भी है, इंडिया एक एजिंग नेशन भी है। जैसे हमारे पास युवा बढ़ गई है, ऐसे बड़े होते हुए हमारी एजिंग जेरियाटिक केयर की बड़ी सख्त ज़रूरत है। गवर्नमेंट के सिर्फ एक्सपेंडिचर से नहीं चलेगा, सिर्फ दवाई नहीं चाहिए, उनको दुआ भी चाहिए। आप जाइए, उनके पास बैठिए और उनको दुआ दीजिए। दवाई डॉक्टर देगा, आप उनको दुआ दीजिए, उनका दुख थोड़ा सा दूर करिए, ताकि लोग पूछें, बड़े कहें, अरे पूछो कोई ब्रह्म कुमारी बहन या भाई है यहाँ मेरे पड़ोस में। हमारे बड़े लोग पूछे तो उनको बुला दो, मुझे आकर मिल जाए, मेरा थोड़ा सा दुख दूर कर दें। तो साथियों, मैं 3 विचार आपके समक्ष रख के जाना चाहती थी। मैं आपका जैसे भी कहूँ, मैं आभार प्रकट करने आई हूँ जो आपने इतने साल मेरी सर्विस में, और अब पांडिचेरी से भी हम लिंक्ड हैं, हमारी बहनों के साथ हम जुड़े रहेंगे, कोशिश करेंगे इसको और भी आगे ले जाने की, ताकि ये मानवता, यही जैसे योग अभ्यास मैंने बताया पांडिचेरी के स्कूलों में आएगा, तो मेरी ब्रह्म कुमारी बहन शाखा जो हमारी पांडिचेरी की है उसका और भी प्रचार करे। ये मेरा सपना है, ये मेरी भावना है। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे इसमें सफलता मिलेगी। आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैं आपका बहुत बहुत अति धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे भाव थे कि मुस्लिम को कुरान में ईमान ना मिला, हिंदू को गीता में भगवान ना मिला, उस इंसान को आसमान में क्या भगवान मिलेगा जिस इंसान को इंसान में इंसान ना मिला। तो सबसे पहले हम इंसान तो बन जाएं। अभी बहुत ही सुंदर आदरणीय किरण बहन के द्वारा विमोचन होने जा रहा है। अभी इस स्मारिका का विमोचन, प्रेरणा का विमोचन महामहिम किरण बेदी जी के द्वारा, साथ ही हमारी मैं भी, मंजू बहन भी, कि चलो विश्व योग करें, जीवन खुशियों से भरे, चलो विश्व योग करें, इसकी भी कैसेट का विमोचन हो रहा है। तो अभी हमारे भाई जी प्रेरणा के विमोचन के बारे में कुछ बात करेंगे, और किरण बहन ने जो योग के बारे में बात कही उसकी भी कैसेट का विमोचन हो रहा है। ओम शांति। अभी जो स्मारिका का विमोचन होने जा रहा है उसका नाम है प्रेरणा। ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर द्वारा लोकल लेवल पर जो स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, व्यसन मुक्ति, महिला सशक्तिकरण, ऐसे कई सोशल प्रोग्राम आयोजित करते हैं, उसका सारा सेवा समाचार इस स्मारिका में है, जिसका विमोचन हमारे महामहिम किरण बेदी जी द्वारा हो रहा है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि आध्यात्मिक जागृति के साथ साथ सामाजिक जागृति का कार्य भी ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा पूरे विश्व में, भारत में भी, और माउंट आबू और आसपास के एरिया में काफ़ी सक्रियता के साथ किया जाता है। तो जिसका विमोचन हमारे किरण बेदी जी
अपने कल कमरों द्वारा कर रहे हैं। भ्राता अतुल जी का डायरेक्टर गोपी कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड, बहुत ही सुंदर सम्मान और स्मारिका और जो बात हमारी किरण बहन ने रखी योग के ऊपर, जीवन खुशियों से भरे, चलो विश्व योग करें, चलो हम सब मिलकर योग करें, इसका भी विमोचन हुआ और प्रेरणा का भी। अभी मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए भ्राता हरीश भाई को आमंत्रित करती हूँ, हेडक्वार्टर्स कोऑर्डिनेटर एडमिनिस्ट्रेटर विंग RERF, भ्राता हरीश भाई। ओम शांति। आप सभी प्यार से बोलिए ओम शांति। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये महासम्मेलन बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न होने जा रहा है और आज का ये सत्र जो आप सभी देख रहे हैं, जिसमें विशेष पौंडीचेरी से महामहिम राज्यपाल श्रीमती किरण बहन बैदी जी हमारे बीच उपस्थित हुई है और उन्होंने बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक विचार हम सबके समक्ष रखे हैं। जोरदार तालियों के द्वारा हम राज्यपाल महोदया का धन्यवाद अदा करेंगे। इसके साथ साथ हमारे बीच जो दिल्ली से पधारे थे ऑनरेबल मिनिस्टर रामदास बंधु अठवाले, उन्होंने भी अपने विचार और प्रेरणाएं हम सब के समक्ष रखी है। उनके लिए भी जोरदार तालियों से हम धन्यवाद अदा करेंगे। और मंच पर विराजित हमारे अन्य वरिष्ठ भाई बहने हैं, जैसे संतोष दीदी है, आदरणीय निर्वैर भाई साहब है, ब्रिजमोहन भाई, मृत्युंजय भाई, दिव्या बहन, पूनम बहन, लक्ष्मी बहन आदि सभी भाई बहने, पांड्यामणि भाई, गोलो भाई, उन सब ने अपने विचार हम सब के समक्ष रखे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, उन सब के लिए भी जोरदार ताली बजा करके हम धन्यवाद अदा करेंगे।
और मैं तो ये कहूँगा कि आप सभी भाई बहनें इतने दूर दूर से यहाँ पधारे हैं और आप सबके आने से ही सम्मेलन में चार चांद लगा है। तो आप सभी का भी मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप सभी भी अपने लिए भी एक जोरदार ताली बजाइए। और आप सभी भाई बहनों को यहाँ पहुँचाने वाले जो हमारे ब्रह्मा कुमार भाई बहनें हैं, जिन्होंने खास आपको निमंत्रण दिया, यहाँ बुलाया और आप सब 4 दिन से इतना अच्छा लाभ ले रहे, उन सभी बीके भाई बहनों के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाइए। और इस सम्मेलन को सफल करने के लिए कई हमारे बीके भाई बहनें, सेवाधारी भाई बहनें भी आए हैं। और आप सभी देख रहे हैं हमारे शांतिवन, मधुबन, ज्ञान सरोवर, ग्लोबल हॉस्पिटल आदि के सभी भाई बहनें और जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो भोजन का हो, चाहे आवास निवास हो, चाहे ट्रांसपोर्ट का हो, चाहे लाइट साउंड, जितने भी डिपार्टमेंट, मैं सभी का नाम नहीं ले पाऊँगा, लेकिन इन सर्व के सहयोग से ये सम्मेलन सफल हुआ है। तो उन भाई बहनों के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और जो मधुरवाणी ग्रुप है या डांस के लिए हमारी कन्याएं यहाँ आप सबके समक्ष उपस्थित हुई और आप सबका मनोरंजन भी किया है, उनके लिए भी ताली बजा दीजिए। और नामी अनामी कई भाई बहनों का सहयोग इस कार्यक्रम के लिए मिला है। और मैं तो ये कहूँगा कि इन सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है? परमपिता परमात्मा शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा का। और साथ में हमारी वरिष्ठ दादियाँ, दादी जानकी जी, दादी हृदय मोहिनी जी, दादी रतन मोहिनी जी और हमारे वरिष्ठ भाइयों का, बहनों का, सब लोग यहाँ उपस्थित हुए। आप सभी ने देखा कि हमारे जितने भी भारत के जोन इंचार्ज, सब जोन इंचार्ज, मुख्य भाई बहनों का स्वागत भी हुआ, सम्मान भी हुआ। सब लोग उपस्थित होकर के अपनी प्रेरणाएं भी दिया है, आशीर्वाद दिया है। उन सब के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।